चलिए देखते हैं परीक्षा मंथन। सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स त्रैमासिक लक्ष्य 2 2025 जो कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु समान रूप से उपयोगी है। इसमें हम लोग आईएएस प्रथम और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए, यूपी पीसीएस प्रमुख एवं मुख्य परीक्षा 2025 के लिए, यूपी आरओ एआरओ प्रथम एवं मुख्य परीक्षा 2023 के लिए, 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 के लिए, 71वीं बीपीएससी प्रथम एवं मुख्य परीक्षा 2025 के लिए, एमपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 के लिए, ये सब सारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए ये बुक बहुत ही उपयोगी है। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे आपदाएं एवं दुर्घटनाएं। ठीक है, देखते हैं। चमोली में भूस्खलन। ठीक है, चमोली में भूस्खलन। मार्च 2025 में उत्तराखंड के चमोली जिले के माना क्षेत्र में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति मलारी नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। माना में 28 फरवरी 2025 को 1 मार्च 2025 तक 2 मार्च 2025 को कई बार भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन के कारण गोविंद घाट और हेमकुंड सहित साहिब को जोड़ने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या है भूस्खलन? किसी ढलान से चट्टान, पत्थर, मिट्टी या मलबे का अचानक खिसक कर भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन एक प्रकार का बड़े पैमाने पर विनाश है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के नीचे की ओर होने वाली गति को दर्शाता है। भारी वर्षा और बादल फटने को भूस्खलन के प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना गया है। मालवा खिसकना भूस्खलन का सबसे आम प्रकार है जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में नदियों के प्रवाह के अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। अब हिमाचल प्रदेश में हिमपात और भूस्खलन। मार्च 2025 में हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और प्रमुख सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गए, जिससे कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। अब सोनमर्ग में बर्फीले तूफान और हिमस्खलन। 5 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पर्यटन स्थल में बर्फीले तूफान आने साथ ही भारी हिमस्खलन हुआ। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब हिमस्खलन के बारे में जानते हैं। हिमस्खलन किसी ढलान वाली सतहों पर तेजी से हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को कहते हैं। ये आमतौर पर किसी ऊंचे क्षेत्र में उपस्थित हिमपुंज में अचानक अस्थिरता पैदा होने से आरंभ होता है। यह भारी बर्फबारी, तीव्र तापमान परिवर्तन या मानव गतिविधियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है। चक्रवात अल्फ्रेड। मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आए चक्रवात अल्फ्रेड के कारण हुई मूसलाधार बारिश से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बाढ़ आ गई, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। यह तूफान पिछले 50 सालों में इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खतरनाक चक्रवात में से एक था। इस चक्रवात का सर्वाधिक प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में था। अब उष्णकटिबंधीय तूफान सारा। भारत ने हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनज़र होंडुरस के 26 टन मानवीय सहायता भेजी। इस सहायता सामग्री में सर्जिकल आपूर्ति, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दस्तावेज, सीरीज 4 तरल पदार्थ, कंबल, सोने की चटाई और स्वच्छ किट सहित चिकित्सा आपूर्ति और आपदा रहित सामग्री शामिल है। नवंबर 2024 में आए इस चक्रवात से होंडुरस में 45 मील प्रति घंटे की गति से हवाएं चली और भारी वर्षा हुई। इससे भयंकर बाढ़ और भूस्खलन हुआ। अब माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट। फरवरी 2025 में इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप पर समुद्र तल से 1087 मीटर की ऊंचाई पर
स्थित है। यह देश के 127 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह वर्षा 1933 से लगातार सक्रिय है। ज्वालामुखी माउंट एटन में विस्फोट, यानी फरवरी 2025 में यूरोप के सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटन में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। यह इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,357 मीटर यानी 11,000 फीट है। लगातार ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण इसकी ऊंचाई में बदलाव होता रहता है। माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट। माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट के बारे में जानते हैं। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। इसमें विस्फोट से 4 किलोमीटर तक गर्म लावा और धुएं का उत्सर्जन हुआ तथा लावा का प्रवाह लगभग 2 किलोमीटर तक फैल गया। विदित हो कि वर्ष 2024 में इसमें 2000 से अधिक बार छोटे और मध्यम स्तर के विस्फोट किए गए हैं। माउंट ईबू इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हाल्माहेरा द्वीप में उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है। यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। विदित हो कि रिंग ऑफ फायर में 127 सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखीय और भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, इसी में हम लोग अगला चैप्टर है ऐप और पोर्टल, इसी में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसे सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। आधार सुशासन पोर्टल, प्लेटफॉर्म मित्रा, इनाम, बैंक इन, आई स्पॉट पोर्टल, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, भारत पेट्रो पोर्टल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आधार सुशासन पोर्टल फरवरी 2025 में डिजिटल इंडिया पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया। इसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा किया गया है। पोर्टल का नाम है swikmiti-government.in। अब है इसका उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण अनुरोध को अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब है प्लेटफॉर्म मित्रा। फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने मित्रा यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को लावारिस या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक और पुनः प्राप्त करने में सहायता करेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशक ऑनलाइन अपने निष्क्रिय फोलियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता प्रक्रिया पूरी करके अपने निवेश को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब है इनाम पोर्टल। फरवरी 2025 में भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इनाम इलेक्ट्रॉनिक नाम के तहत व्यापार के दायरे और बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब है इस फैसले का उद्देश्य कृषि वस्तुओं की कवरेज को बढ़ाना और किसानों तथा व्यापारी को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लाभ उठाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। अब इनाम का पूर्ण नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। यह भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन कृषि विपणन पोर्टल है। इसका उद्देश्य देश भर की कृषि मंडियों में एकीकृत और डिजिटल बनाना है। यह किसानों, व्यापारी और खरीदारों को एक ही ऑनलाइन मंच पर जोड़ता है, जिससे उन्हें पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल सके। बैंक इन यानी डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए बैंक इन नामक विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू करने की घोषणा की। अब इसके साथ ही आरबीआई व्यापक वित्तीय क्षेत्र के लिए
फिन इन डोमेन भी शुरू करने की योजना बना दी। अब है बैंक इन डोमेन भारत में बैंकों के लिए एक समर्पित इंटरनेट स्पेस है। इसे प्रामाणिक बैंकिंग साइटों और संभावित घोटालों के बीच स्पष्ट अंतर प्रदान करके ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। विदित हो कि बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान IDRBT इस डोमेन के पंजीकरण का प्रबंधन करेगा। अब है आई स्पॉट पोर्टल। जनवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, प्रारंभिक और अंतिम मूल्य कारण विश्लेषण RCA रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और इस घटना के लिए एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी स्थापित करना है। अब है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत ने नागरिकों को सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण इतिहास जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन केंद्र में बदलना है। इस परियोजना को रक्षा, पर्यटन और भारतीय सेना मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। अब है भारत पोल पोर्टल। यानी जनवरी 2025 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के भारत मंडप में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रियल टाइम सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, मानव तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी की जांच में त्वरित सहायता प्रदान करेगा। यह पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करेगा। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर का नाम है नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान। क्या है? नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान। इस सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में है नियुक्ति राष्ट्रीय, नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय, निधन राष्ट्रीय, निधन अंतर्राष्ट्रीय, चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय, चर्चित व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय, चर्चित महिलाएं राष्ट्रीय, चर्चित महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय, चर्चित स्थल राष्ट्रीय, चर्चित स्थल अंतर्राष्ट्रीय, चर्चित पुस्तकें, दिवस, सप्ताह, वर्ष एवं दशक के बारे में जानते हैं। नियुक्ति एवं राष्ट्रीय। ठीक है, नियुक्ति जो है राष्ट्रीय। जय माल्या बागची 17 मार्च 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जय माल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के 33वें जज के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? जय माल्या बागची को। अंजू राठी राणा, यानी मार्च 2025 में अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया। किसे? अंजू राठी राणा को। अब है तुहित कांत पांडे। फरवरी 2025 में भारत के वित्त सचिव तुहित कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब रेखा गुप्ता, 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वह इस पद को संभालने वाली चौथी महिला बन गई है। कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। अब है ज्ञानेश कुमार। क्या है? ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। अब इससे पूर्व राजीव कुमार देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अब कौन बन गया है? ज्ञानेश कुमार बन गया। अब आते हैं राजेश निर्वाण। जनवरी 2025 में IPS राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
अब डॉक्टर बी नारायण, 14 जनवरी 2025 को देश की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर बी नारायण को इसरो का मुख्य सचिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इनसे पहले एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख थे। भुवनेश्वर कुमार, हाल ही में भुवनेश्वर कुमार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। अब बहादुर सिंह सागू, जनवरी 2025 में चंडीगढ़ में आयोजित भारत एथलेटिक्स महासंघ की वार्षिक आम सभा बैठक में बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अब बी रामा सुब्रमण्यम, दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राम मोहन राव अमारा, दिसंबर 2024 में राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जानते हैं। यामांडू ओरसी, यानी मार्च 2025 में यामांडू ओरसी ने उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विदित हो कि उन्होंने नवंबर 2024 में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अब मार्क कार्नी, मार्च 2025 में मार्क कार्नी को कनाडा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। विदित हो कि मार्क कार्नी को 9 मार्च 2025 को लिबर्टी पार्टी का नेता चुना गया। 59 वर्षीय मार्क कार्नी कनाडा के पीएम के तौर पर जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। जिन्होंने जनवरी 2025 में इस्तीफा दिया था। अब क्रिश्चियन अस्टाकर, मार्च 2025 में क्रिश्चियन अस्टाकर को ऑस्ट्रिया का चांसलर नियुक्त किया गया। किसे? क्रिश्चियन अस्टाकर को। विदित हो कि 5 जनवरी 2025 को पूर्व चांसलर कार्ल नेहमर ने इस्तीफा दिया था। अब फेडरिक मर्ज, मार्च 2025 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता फेडरिक मिर्ज को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है। अब कास पोर्टल, फरवरी 2025 में भारतीय अमेरिकी कास पोर्टल को अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो FBI का निदेशक नियुक्त किया गया। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने। कौन? कास पटेल। अब कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस, फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को ग्रामीण ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब जोथम नापत, फरवरी 2025 में जोथम नापत बानुअतु के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वह बानुअतु लीडर्स पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। अब बोट डी बेवर, 3 फरवरी 2025 को बोट डी बेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। वे न्यू फ्लेमिश अलायंस NVA पार्टी के प्रमुख है। यह बेल्जियम के फ्लेमिश समुदाय का एक मुख्य राजनीतिक दल है। अब अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जनवरी 2025 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 7वीं बार जीत हासिल की, जिसके बाद उन्होंने बेलारूस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वह वर्ष 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। अब माइकल मार्टिन, जनवरी 2025 में माइकल मार्टिन को दूसरी बार आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब जुरान मिलनोविच, जनवरी 2025 जनवरी 2025 में जुरान मिलनोविच को एक बार फिर से क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। इससे पूर्व इन्हें पहली बार 2020 में क्रोएशिया के राष्ट्रपति में चुना गया था। अब जोसेफ ऑन, जनवरी 2025 में लेबनान की संसद ने सेना कमांडर जोसेफ ऑन देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
अब माया सेंडू, दिसंबर 2024 में माया सेंडू को मालडोवा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये पहली बार वर्ष 2020 में मालडोवा की राष्ट्रपति बनी थी। मालडोवा की राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला थी। एसाके बालू एके, दिसंबर 2024 में एसाके बालू एके को टोंगा का प्रधानमंत्री चुना गया। वह टोंगा के प्रधानमंत्री के रूप में सियाओसी सोवालेनी का स्थान लेंगे। अब मदन बी लोकूर, दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर को 12 नवंबर 2028 को कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यूएन नेशनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब मिखाइल क्वेल्सविले, दिसंबर 2024 में मिखाइल क्वेल्सविले को जॉर्जिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के नेता हैं और जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में ये सोलोनी जैरा बिचलीवी का स्थान लेंगे। अब फ्रेंकोइस बायरू, दिसंबर 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फ्रेंकोइज बायरूस को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। फ्रेंकोइज बायरू वह 2027 में कार्यकाल समाप्त होने तक पद पर बने रहेंगे। अब जॉन महामा, दिसंबर 2024 में घाना में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जॉन महामा को घाना का राष्ट्रपति चुना गया। इससे वह वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक घाना के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब निधन राष्ट्रपति मायाधर राउत, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उड़ीसा नर्तक मायाधर राउत को 22 फरवरी 2025 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब कामेश्वर चौपाल, 8 फरवरी 2025 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली शिला रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। उन्होंने 9 नवंबर 1889 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी। विदित हो कि बिहार प्रदेश के सुपौल जिले के कोसी मंदिर के बीच बसे गांव कमरटेल निवासी थे। अब राजगोपाल चिदम्बरम, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भारतीय भौतिक विज्ञान डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 4 जनवरी 2025 को निधन हो गया। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में उनकी अभिन्न भूमिका के लिए जाना जाता है। अब के.एस. मणिलाल, 1 जनवरी 2025 को प्रख्यात वनस्पति विज्ञान डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मानित किया गया तथा वनस्पति विज्ञान में उनका समृद्ध कार्य आने वाली पीढ़ियों के वनस्पति विधियों और शोधकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। अब मनमोहन सिंह, 26 दिसंबर 2024 को आर्थिक सुधारों के जनक और 10 वर्ष तक 2004 से लेकर 2014 तक देश की कमान संभालने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। और वह 1982 से लेकर 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। अब निधन अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं। रोनाल्ड ड्रेपर, यानी फरवरी 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेट रोनाल्ड ड्रेपर का निधन हो गया। उन्होंने रॉन ड्रेपर के नाम से भी जाना जाता रहा है। इस पूर्व दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज की निधन के समय उम्र 98 साल और 63 दिन थी। अब एग्नेस क्लेटी, 2 जनवरी 2025 को विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन और होलोकॉस्ट उत्तरजीवी एग्नेस क्लेटी का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1950 के दशक में उन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में
जिम्नास्टिक्स स्पर्धाओं में 10 पदक जीते थे। वह एक हंगेरियन और इजरायली कलात्मक जिम्नास्ट और कोच थी। अब टोमिको इटुका 5 जनवरी 2025 को जापान की रहने वाली टोमिको इटुका का निधन हो गया, जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। अब जिमी कार्टर के बारे में जानते हैं। जिमी कार्टर 30 दिसंबर 2024 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। विदित हो कि जिमी कार्टर अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वह कार्टर ने कार्टर सेंटर नामक संस्था के जरिए मानवता के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने साल 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ओसामू सुजुकी भारत में कार क्रांति के जनक, जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का लिम्फोमा एक प्रकार का रक्त कैंसर से 28 दिसंबर 2024 को जापान में निधन हो गया। ओसामू सुजुकी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के निदेशक और मानद अध्यक्ष भी थे। अब चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय भूपेंद्र यादव। मार्च 2025 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी विषय पर आयोजित किया गया है। अब शक्तिकांत दास। फरवरी 2025 में पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने 11 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल के बाद पदभार संभाला था। विदित हो कि शक्तिकांत दास पीके मिश्रा के साथ काम करेंगे, जो प्रमुख सचिव फर्स्ट हैं। अब है एन बीरेन सिंह। 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने दिया है? एन बीरेन सिंह ने। अब आते हैं जय शाह। जनवरी 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व सचिव और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को मेरिल बोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है। अब राकेश कादियान। जनवरी 2025 में हरियाणा के नूह के जिला जेल विभाग में कार्यरत राकेश कादियान ने दो दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लाहौस से 8516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अब इस उपलब्धि के लिए राकेश कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब राजा मन्नान समुदाय के राजा और केरल के एकमात्र आदिवासी राजा रमन राजमन्नान नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में भाग लिया। विदित हो कि पहली बार कोई आदिवासी राजा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ है। अब अमिताभ कांत। क्या है? अमिताभ कांत G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने जनवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 भेंट की है। अब है अरुण कपूर। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के शाही सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इनको भूटान के राजा दिग्मे खेसर नागम्याल ने सम्मानित किया गया। विदित हो कि अरुण कपूर ने भारत, भूटान और ओमान में कई स्कूल स्थापित किए हैं।
अब चर्चित व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सैम ओकुड जेतो अबलकवा। मार्च 2025 में घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुडेजेटो अबलकवा ने भारत की यात्रा की है। अब शेरिंग तोबगे। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोबगे ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20 से 21 फरवरी 2025 के बीच भारत की आधारशिला की यात्रा की है। अब नरेंद्र मोदी। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। अब तहबूर राणा। फरवरी 2025 में भारत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहबूर राणा को भारत लाने के लिए अमेरिका के साथ प्रत्यार्पण से जुड़ी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। पिछले दिनों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राणा की याचिका को सुनने से इनकार करने के बाद भारत सरकार उसकी वापसी को लेकर सक्रिय हो गई है। अब तहबूर राणा ने कोर्ट में अपने प्रत्यार्पण का विरोध किया था। अब शानमुगरत्नम। जनवरी 2025 में सिंगापुर के राष्ट्रपति शानमुगरत्नम ने भारत की 5 दिवसीय यात्रा की। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। अब जस्टिन ट्रूडो। जनवरी 2025 में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी सांसदों के विरोध के बाद प्रधानमंत्री पद और कनाडाई लिबरल पार्टी के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप। दिसंबर 2024 में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार न्यूज मैगजीन टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इससे पहले उनको वर्ष 2016 में पहली बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अब यून सुन सोल। 14 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुन सोल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। विदित हो कि संसद में यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई है। अब प्रधानमंत्री हान डाक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब चर्चित महिलाएं राष्ट्रीय जयश्री वेंकटेशन। मार्च 2025 में डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन ने वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीता। विदित हो कि यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। अब माधवी पुरी बुच। मार्च 2025 में मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट SAB की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया। विदित हो कि माधवी पुरी बुच 28 फरवरी 2025 को SEBI चीफ के पद से रिटायर हुई है। अब पूर्णिमा देवी बर्मन। हाल ही में असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया। वह मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया की 13वीं महिलाओं में से एक है। उर्वशी सिन्हा। वर्ष 2025 के लिए भारत की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है। वह रमन अनुसंधान संस्थान में क्वार्टर सूचकांक
क्वांटम सूचकांक और कंप्यूटिंग लैब में प्रमुख है। यह पुरस्कार बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से दिया जाता है। अब है इशिका तनेजा। लंदन में पढ़ी लिखी मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब जीत चुकी राष्ट्रीय और अवार्ड से सम्मानित अभिनेत्री इशिका तनेजा गैमलर इंस्टीट्यूट का अलविदा कह अध्यात्म की राह पर चल पड़ी है। इशिका श्री लक्ष्मी बनकर सनातन के प्रचार में जुट गई है। अब चर्चित महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय। कमला खेड़ा और अनीता आनंद। मार्च 2025 में भारतीय मूल की कनाडाई नेता कमल खेड़ा को कनाडा का स्वास्थ्य मंत्री और अनीता आनंद को नवाचार, विज्ञान और आर्थिक विकास मंत्री नियुक्त किया गया है। अब नन इना। जनवरी 2025 में ब्राज़ील की नन इना कैनाबारो लुकास दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। 5 जनवरी 2025 को उनकी उम्र 116 वर्ष 210 दिन थी। विदित हो कि 5 जनवरी 2025 को जापान की रहने वाली टोमिको इदुका का निधन हो गया, जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। चर्चित स्थल राष्ट्रीय द भोटा। फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के द भोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। इस संयंत्र की स्थापना हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPPCL द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। अब फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब। हाल ही में पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिले में पोटास के 3 खनन ब्लॉक में बड़े खनिज भंडार की खोज की गई है। पोटास का अर्थ पोटेशियम युक्त खनिज से है, जो मुख्य रूप से उर्वरकों में उपयोग किए जाते हैं। डिब्रूगढ़, तेजपुर और सिलचर। 26 जनवरी 2025 को असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया है। विदित हो कि वर्ष 2027 तक डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बनेगा। इसके साथ ही असम सरकार ने तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया तथा सिलचर में एक ही मिनी सचिवालय स्थापित किया जाएगा। अब इंदौर और उदयपुर। हाल ही में यूनेस्को में रामसर सम्मेलन में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दर्जा प्रदान किया गया है। अब विकाराबाद। फरवरी 2025 में तेलंगाना के विकाराबाद जिले में पहली बार 3 दुर्लभ चालुक्य युगीन कन्नड़ शिलालेख की पहचान की गई है। यह अभिलेख तेलंगाना के विकाराबाद जिले में पुदूर मंडल के कंकल गांव में पाए गए हैं। ये शिलालेख 1130 एवं 1132 ईस्वी के हैं, जब कल्याणी के चालुक्य वंश के सम्राट सोमेश्वर III भूलो कमल देव का शासन था। अब नोएडा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्णा ने नोएडा में चिप डिजाइनर के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किया। यह केंद्र उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप SOC टैंपअप सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया है। अब पिपलांत्री गांव। पिपलांत्री भारत की राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित एक गांव है। यह गांव अपनी अनोखी पहल के लिए जाना जाता है। इस गांव में हर नवजात कन्या के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। इस पहल का मकसद पर्यावरण संरक्षण और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
अब है पंचेट वेधशाला। जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचेट पहाड़ी के ऊपर पंचेट वेधशाला स्थापित की गई। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वास्थ्य संस्थान SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने स्थापित किया है। यह खगोलीय पिंडों के वैज्ञानिक अवलोकन में महत्वपूर्ण रूप से सहायता की है। अब दीमा हसाओ। जनवरी 2025 में असम के दीमा हसाओ जिले में रेड होल माइनिंग वाली कोयला खदान में पानी भर जाने से कुछ मजदूर फंस गए। कई राज्य स्तरीय एवं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान के बावजूद कई मजदूरों की मौत हो गई। विदित हो कि रेड होल माइनिंग या रेड माइनिंग कोयला निकालने के लिए उत्तर पूर्व भारत में इस्तेमाल की जाने वाली खुदाई की एक प्रक्रिया है, जहां निष्कर्षण श्रमिकों द्वारा मैनुअल रूप से एक संकीर्ण क्षेत्र खोदा जाता है। अब रांची। जनवरी 2025 में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची स्थित केंद्रीय खान नियोजन डिजिटल संस्थान CMPDI में 5G यूजर्स के टेस्ट लैब का शुभारंभ किया है। यह लैब कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और 5G तकनीक आधारित एप्लीकेशन के विकास और परीक्षण के लिए समर्पित है। अब देखते हैं फुलिया। क्या है फुलिया जनवरी 2025 के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के फुलिया में किया गया। इस नए परिसर के निर्माण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। यह परिसर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम के छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का पूरा करेगा। अब आगरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 17वीं सदी के आगरा हम्माम की सुरक्षा के लिए बल तैनात करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और आगरा के पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि आगरा में 17वीं सदी के हम्माम सार्वजनिक स्नानागार को कोई नुकसान न पहुंचे। अब चर्चित स्थल अंतर्राष्ट्रीय। थाईलैंड। 23 जनवरी 2025 को थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। इसके साथ ही थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। विदित हो कि एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश है। अब नेवासा झील। हाल ही में केन्या की नेवासा झील पर आक्रामक जलकुंभी के विस्तार से मछुआरों की आजीविका को खतरा उत्पन्न हो गया। विदित हो कि नेवासा झील केन्या में एक मीठे पानी की झील है। यह नैरोबी के उत्तर पश्चिम में स्थित नाकुर काउंटी के नेवासा शहर के बाहर स्थित है। अब मकराना। क्या है मकराना आने वाले दिनों में ईरान आर्थिक और पारिस्थितिकीय चिंताओं के कारण अपनी राजधानी तेहरान से दक्षिणी मकरान तट के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। अब माउंट तारानाकी। जनवरी 2025 में न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी महंगा एवं ऐतिहासिक फैसले के कानूनी व्यक्तित्व इंसान का दर्जा प्रदान किया गया है। यह निर्णय माओरी समुदायों के लिए इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को मान्यता देता है और उपनिवेशीकरण के कारण हुए अन्याय को संबोधित करने की दिशा में एक बड़ी कदम यह एक 2518 मीटर ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसे माओरी संस्कृति में एक पवित्र और पैतृक संरक्षण माना जाता है। अब चर्चित पुस्तकें देखते हैं। पुस्तकें का नाम है लेखक। अब एक होर अश्वत्थामा चमन अरोड़ा।
द हिडन हिंदू फर्स्ट, द हिंडन हिंदू टू, द हिंडन हिंदू थ्री किसने अक्षत अक्षत गुप्ता ने लिखा, किसने लिखा अक्षत। द नागा वॉरियर्स वेटलैंड ऑफ गोकुल खंड एक अक्षत गुप्ता ने लिखा है। अब रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ, शांतनु नायडू। राय हिटमैन, एस हुसैन जैदी। महागाथा पुराणों में 100 कहानियाँ, सत्यार्थ नायक। मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का जीवन वृत्त, संदीप साहू। आई डोंट लव यू एनी मोर, ऋत्विक सिंह ने। इंडिया अर्थ भारत, जे साई दीपक ने लिखा है। सितायन चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। विश्व बंधु भारत, एस जयशंकर ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा, शशिर कुमार बोस, सुगत बोस ने लिखा है। कैसा कुत्ता है, राहगीर ने लिखा है। चाय की मोहब्बत, परितोष त्रिपाठी ने लिखा है। मैं अक्सर सोचता हूँ, नीलेश मिश्रा ने लिखा है। बनवास किसने लिखा है, शकील आजमी ने लिखा है। इश्क बगावत किसने, रितेश रजवाड़ा ने लिखा है। प्रोफेसर की डायरी किसने लिखा है, लक्ष्मण यादव ने लिखा है। महाराणा सशस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध, आमेंद्र रत्नू ने लिखा है। अति भारतवर्ष आक्रांताओं की कलंक कथाएं, परशुराम गुप्त ने लिखा है। अमर शहीद भगत सिंह ने किसने कौन था, महेश शर्मा ने लिखा है। मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ, अनिल कुमार ने लिखा है। जनादेश 2024 हिंदुत्व की हैट्रिक किसने लिखा है, हर्ष कुमार ने लिखा है। रूह मानव कौल ने लिखा है। कतर ने मानव कौल ने लिखा है। सुपर कॉप अजीज डोभाल ने लिखा है। महेश दत्त शर्मा ने। पूर्णाहुति सर्वेश तिवारी ने लिखा है। कसकोल राजकुमार केशर वानी ने लिखा है। डायनमिक DNA हीरालाल कुमुद वर्मा ने लिखा है। रॉ सीक्रेट एजेंट किसने लिखा है, हर्षा शर्मा ने लिखा है। जादूनामा जावेद अख्तर किसने, अरविंद मंडोलोई ने लिखा है। अबे जितनी मिट्टी उतना सोना, अशोक पांडे ने लिखा है। विभाजन की विभीषिका मनोहर पुरी ने लिखा है। उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे ने लिखा है। यशस्वी भारत मोहन भागवत ने लिखा है। UPSC वाला लंबा कलेक्टर साहिब कैलाश मंजू बिश्नोई ने लिखा है। अबे यार पापा दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखा है। चांदपुर की चांदी अतुल कुमार राय ने लिखा है। तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा ने लिखा है। द नागा स्टोरी सुमन वाजपेयी ने लिखा है। लपुजना किसने लिखा, अशोक पांडे ने लिखा है। अफलातून किसने लिखा है, ज्ञानेश साहू ने लिखा है। अब उफ मन्नू किसने, अमित ठाकुर ने लिखा है। अब मुखबिर किसने लिखा है, सुशील तंबर ने लिखा है। आको बाको इब्ने बतूता किसने लिखा, दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखा है। शॉर्ट का तीसरा बटन किसने, मानव कौल ने लिखा है। तितली अंतिमा किसने लिखा, मानव कौल ने लिखा है। बड़े घराने की बहू किसने, आस्था जैन अंतस ने लिखा है। अबे उफ कोलकाता किसने, सत्य व्यास ने लिखा है। कभी गांव कभी कॉलेज किसने लिखा है, अगम जैन ने लिखा है। किसने लिखा है, अगम जैन ने लिखा है। अब दिवस सप्ताह वर्ष दशक, वर्ष 2025 के प्रमुख दिवस एवं उनके थीम। दिवस का नाम और थीम। अब 9 जनवरी को क्या मनाया था, प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीय का योगदान है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एकता और संस्कृति गौरव का वैश्विक आवाज के लिए इसका थीम है।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सब कुछ आपके दिमाग में है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। समर्थ भारत सक्षम सेना। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं का प्रेरित करना। 24 जनवरी क्या मनाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। अब 25 जनवरी को मनाया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बेटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करूंगा। 26 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस। एकजुट होना, कार्य करना, कुष्ठ रोग को समाप्त करना एक वैश्विक अनिवार्य है। अब 30 जनवरी क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस, 33वां स्थापना दिवस मनाया गया 31 जनवरी। इसका अथी था नारी तू नारायणी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया था, यूनाइटेड बाई यूनिक। 7 नवंबर को क्या मनाया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज़ है। अब 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो और जलवायु परिवर्तन जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। सशक्तिकरण, समावेशन, सामाजिक न्याय और अंतराल को कम करना है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह है। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत युवाओं के सशक्त बनाना है। अब 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। हम एक साथ खड़े हैं। हम एक साथ खड़े हैं। अब 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए एकाधिकार समानता है। अब 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस ग्लेशियर संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अब सप्ताह, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025। अब फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया। यह अभियान 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच चला, जिसका विषय वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 के बारे में जानते हैं। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच भारत सरकार का प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ FIPI द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया है। अब 1 से 7 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार तो वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह, यानी 1 से 7 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह को आयोजन किया गया है, जिनका उद्देश्य वनों और अग्नियों की सुरक्षा रखना है। विदित हो कि वन अग्नि में एक ओर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तो दूसरी ओर वनों का निर्भर स्थानीय निवासियों का जीवन कठिन हो जाता है। वर्तमान और भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने हेतु वनों का अग्नि में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अब वर्ष के बारे में जानते हैं। सुधार वर्ष 2025 के बारे में जानते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बहु क्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल
के रूप में रूपांतरित करने हेतु 2025 का सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। विदित हो कि इससे पूर्व भारतीय सेना वह 2024 में टेक्नोलॉजी एब्सॉर्बर्स ईयर के रूप में मान चुकी है। ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया तथा 2025 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया गया है। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 जुलाई 1925 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने गतिज एवं यांत्रिक संबंधों की क्वांटम से सैद्धांतिक पूर्ण व्याख्या शीर्ष से जिट स्क्रिप्ट पर फिजिक जर्नल में एक पेपर प्रस्तुत किया। अब इसमें क्वांटम यांत्रिकी के आधुनिक युग की शुरुआत की है। इस घटना के 100 वर्ष पूर्व होने पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष IYQ घोषित किया। इसका समन्वयन यूनेस्को और अमेरिका फिजिकल सोसाइटी APS द्वारा गठित IYQ सचिवालय है। 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में वैश्विक स्तर पर लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYQ घोषित किया है। अब UN द्वारा घोषित यह IYQ आधुनिक क्वांटम यांत्रिक 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वैज्ञानिक समाजों को एकजुट करता है। IYQ एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य बुनियादी विज्ञान और विज्ञान शिक्षा में राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करना है। यह निर्णय मई 2023 में मैक्सिको के नेतृत्व में एक प्रस्ताव में के बाद लिया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और अहम सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। लगभग 60 देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं दशक सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 तक। आरंभ 21 जनवरी 2021। समन्वयक यूनेस्को का अंतर सरकारी महासागरीय आयोग। उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर विभिन्न हितधारकों और अपने पारंपरिक समुदायों को बाहर मिलकर काम करने और सहयोग करने के लिए एक संयोजक ढांचा प्रदान करना। विजन है हमारा इच्छित महासागर के लिए आवश्यक विज्ञान जरूरत। मिशन सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी महासागर विज्ञान समाधान। लोगों एवं हमारे महासागर को जोड़ना। महासागरीय दशक की 10 चुनौतियाँ। समुद्री प्रदूषण को समझाना और उससे निपटना है। पारितंत्र और जैव विविधता की सुरक्षा एवं उससे बहाल करना। अब सतत रूप से वैश्विक आबादी का पोषण करना। एक सतत लचीली एवं न्याय संगत महासागर अर्थव्यवस्था का विकास। जलवायु परिवर्तन के महासागर आधारित समाधान अनलॉक करना। महासागरीय एवं तटीय जोखिम के लिए सामुदायिक लचीलापन बढ़ाना। वैश्विक महासागर अवलोकन प्रणाली का सतत रूप से विस्तार करना। अब महासागरों के डिजिटल प्रतिनिधियों का निर्माण करना। सभी के लिए कौशल ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं भारतीय महासागरों के साथ मानवता के संबंध को बहाल करना। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है पुरस्कार एवं सम्मान, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।